मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो चुका है। इस बार भी हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन होने जा रही हैं, परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने यूनिट वाइज सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर की पैटर्न का अभी तक पता नहीं है। तो इसलिए ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहें और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं उसे हम दूर कर सकें। तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर के एंड तक बने रहना है। और आप जानते हैं स्टूडेंट, पीएससी क्लास में जो संस्कृत सब्जेक्ट हमें लगा हुआ है उसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। बीएससी क्लास में पहले से ही बहुत हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम संस्कृत को इतना समय नहीं दे पाते हैं और ये भी जानते हैं कि संस्कृत ऑप्ट करने से हमारी परसेंटेज भी बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने यूनिट वाइज सिलेबस को जानिए और उसके बाद अपने लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखिए। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी का सिलेबस क्या है। ये पेपर हमें 40 मार्क्स का आने वाला है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका में पद्य भाग के अंतर्गत 1 से 6 पार्ट पूछे गए हैं। गद्यांश और पद्यांश का अंतर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। गद्य माने कहानी भाग और पद्य माने श्लोक भाग, यानी श्लोक वाले आपको 1 से 6 पार्ट पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 श्लोकों का कार्य आपको करना होगा और वह 5 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर का ये यूनिट है। सेकेंड यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका के अंतर्गत गद्य भाग यानी कहानी वाले 5 लेसन पूछे गए हैं और जिसमें से आपको 2 गद्यांश सॉल्व करने होंगे, जो कि एक गद्यांश 5 नंबर का यानी 10 नंबर का आपके पास ये यूनिट है। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारा ग्रामर का होता है। थर्ड यूनिट में हमारे पास कुछ शब्द रूप और कुछ धातु रूपों का कार्य है और ये कार्य आपके पास 10 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा और उसका प्रयोग मात्र संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और ये कार्य भी हमारे पास 10 मार्क्स का है। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको अपने यूनिट वाइज सिलेबस की तैयारी करनी है, यानी हर एक यूनिट में मार्क्स लेने बहुत आसान है। और यूनिट फर्स्ट और सेकंड में सबसे पहले आपको अपने गद्य और पद्य पाठों का परिचय याद करना है। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले आप लेसन का नाम और राइटर का नाम याद कर लें। तो इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अब हम बात करते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का आएगा और सबसे पहले 2 पद्यांश का ही है जिसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी है। और किसी भी पद्यांश अर्थात श्लोक को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें लेसन का नाम, राइटर का नाम लिखते हैं और ये लेसन कहाँ से लिया गया है इतना आप प्रसंग में बताएंगे। फिर उसके बाद अवतरण, जिसमें आप एक पंक्ति में यह बताएंगे कि इस श्लोक में किस विषय के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद हम अर्थ या सरलार्थ हेडिंग डालते हैं, जिसके अंतर्गत हम श्लोक का सामान्य सा अर्थ बताते हैं और उसे एक्सप्लेन करने वाला कार्य हम व्याख्या भाग में बताते हैं। फिर उसके बाद हम व्याकरण, जो भी आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि अपने सिलेबस के अंतर्गत जानेंगे, यहाँ पर व्याकरण ऐड कर सकते हैं, पर ये कंपल्शन नहीं है। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में पारायणम वाचा वादामी मधुमत भूयासम मधु सदृश। पहला श्लोक हमारे पहले लेसन से ही लिया गया है और इसे हम श्लोक नहीं कहेंगे क्योंकि
ये वेदों और उपनिषदों से लिया गया है, इसलिए मंत्रों की संज्ञा इसे दी गई है। और हमारे लेसन का नाम है ईशस्त्व, ईश्वर की स्तुति। इसके स्पेलिंग देख लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। इसमें 5 मंत्र हैं जो अलग अलग स्थानों से लिए गए हैं। और मधुवन में निष्क्रमणम ये मंत्र जो है अथर्ववेद से लिया गया है। एक बार स्टूडेंट्स इसके स्पेलिंग देख लीजिए। अब सबसे पहले आपका प्रसंग क्लियर हो गया, लेसन का नाम हो गया, राइटर का नाम तो इसमें कोई है नहीं है क्योंकि ये वेद और उपनिषदों से लिया गया है। आप लिखेंगे अथर्ववेद से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम अवतरण यानी इसमें किस विषय के ऊपर बात की गई है वह आप बताएंगे। अब आप देखिए हर जगह आपको मधु मधु ऐसा दिख रहा है, तो यानी प्रभु से, परमात्मा से मधुरता के लिए प्रार्थना की गई है। उसके बाद हम अर्थ बताएंगे। मधुमन में निष्क्रमणम, निष्क्रमण कहते हैं एग्जिट माने बाहर जाना। हे परमात्मा मेरा बाहर जाना घर क्या हो, मधुर हो, शुभ हो, कल्याणमय हो। मधुमन में पारायणम, पारायणम का अर्थ है लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य मधुर हो, श्रेष्ठ हो। और कहीं कहीं पर पारायणम का अर्थ दे रखा है बाहर से वापिस आना। 2 अर्थ हैं जो दोनों ही सही हैं। बाहर से वापिस आना भी शुभ हो, मधुर हो। वाचा वादामी मधुमत, और वाचा माने वाणी से, मधु माने मधुर बोलूं। भूयास मधु सदिश, और मेरा संपूर्ण जीवन शहद के समान मधुरता से युक्त हो जाए। तो इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हमें मधुरता प्रदान करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अर्थ लिख के एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सेकंड श्लोक देखते हैं। ताम दृष्टवा परम प्रियताम ब्रुवंतीं मंथराम ततः रामस्यैव गुणान देवी कई कई प्रशंसा। ये श्लोक लेसन नंबर 3 से लिया गया है जिसका नाम है धर्मज्ञो राम। इसके राइटर कौन है, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि के स्पेलिंग एक बार देख लेना स्टूडेंट्स, कई बार मात्राओं की मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर। महर्षि वाल्मीकि ने ये पाठ कहाँ से लिया है, रामायण से। रामायण के कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। और यह लेसन जो है दूसरा कांड जिसका नाम है अयोध्या कांड। तो इतना आप प्रसंग में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो मुख्य पात्र के रूप में है वो कौन है, मंथरा है और केकई है। राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और मंथरा केकई को भड़काने का कार्य कर रही है, परंतु केकई जो है राम के गुणों का ही बखान कर रही है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। ताम दृष्टवा परम प्रियताम, थोड़ा सा इसका पदच्छेद कर लीजिए, परम अप्रियताम ब्रुवंती मंथराम ततः, ततः माने उसके बाद। अप्रियताम, अप्रिय माने जो प्रिय ना लगते हो ऐसे वचन यानी कठोर वचनों को। ब्रुवंतीम बोलती हुई मंथरा को देखकर रामस्यैव गुणान देवी कैकई प्रशंसा, रानी केकई राम के ही गुणों का बखान कर रही है, राम के गुणों की ही प्रशंसा कर रही है। इस तरीके से आपने अर्थ लिखना है और फिर एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। दुखार्था रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिंतयन्ती वराहारोहा पतिमेव पतिव्रता। और यह श्लोक आपका लेसन नंबर 4 जिसका नाम है साधु व्रतम चर, और इसके राइटर हैं महर्षि वाल्मीकि। और रामायण से लिया गया है। रामायण के कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। और यह है सुंदर कांड यानी 5वें कांड से लिया गया है। और इसमें मुख्य पात्रों के रूप में कौन है, सीता माँ और रावण। यहाँ रावण सीता का अपहरण करके लाया है और सीता माँ शोक वाटिका में बैठी है। और यहाँ पे सीता माँ की दशा का वर्णन किया गया। दुखार्ता, दुख से पीड़ित, रुदती रोती हुई सीता माँ, वेपमाना कांपती हुई, तपस्विनी असहाय, कहने का तात्पर्य उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। चिंतयन्ती वराहारोहा, सुंदर अंगों वाली, पतिमेव पतिव्रता, अपने पति श्री राम का ही चिंतयन्ती चिंतन कर रही है। तो यहाँ पे सीता माँ की स्थिति का वर्णन किया गया है।
इस प्रकार आप अर्थ लिख के एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्लीबस्य ही कुतो राज्यम दीर्घ सूत्रस्य वा पुनः किमर्थं च महिपालान वधी क्रोध मूर्छित। और ये श्लोक जो है लेसन नंबर 6, क्या नाम है, दिक दारिद्रयम। कौन है इसके राइटर, महर्षि वेदव्यास। कहाँ से लिया गया लेसन, महाभारत से। महाभारत के कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं और ये लेसन 12वें पर्व जिसका नाम है शांति पर्व से लिया गया है। तो इतना आप प्रसंग में ऐड करेंगे। और यहाँ पर मुख्य पात्रों के रूप में कौन है, अर्जुन है, जो युधिष्ठिर को धन की महत्ता के विषय में बता रहे हैं, धन की महत्ता के बारे में समझा रहे हैं। क्लीबस्य ही कुतो राज्यम, क्लीबस्य मतलब कायर, एक कायर व्यक्ति को कुतो कहाँ से राज्य की प्राप्ति हो सकती है या कैसे प्राप्ति हो सकती है। दीर्घ सूत्रस्य, दीर्घ सूत्र कहते हैं आलसी व्यक्ति को भी राज्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। किमर्थं च महिपालान वधी क्रोध मूर्छित, क्रोध से मूर्छित हुए पालान राजाओं का आपने वध, किमर्थम क्यों, किस लिए किया था। तो यहाँ पर वनवास की अवधि के पश्चात जब युद्ध होता है और उसके बाद जब युद्ध जीत जाते हैं और तब भी वे वन गमन के लिए जाना चाहते हैं, तो अर्जुन उन्हें बता रहे हैं कि ना तो कायर व्यक्ति को राज्य की प्राप्ति होती है, ना ही आलसी व्यक्ति को। अगर आपने सब कुछ त्याग करके वन में ही जाना था तो फिर इतने राजाओं का वध आपने क्यों किया। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स आप सबको। जहां भी आपके डाउट्स हो तो साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। दूसरे प्रश्न में हमसे गद्यांश पूछे गए हैं, 2 की सप्रसंग व्याख्या है और ये कार्य आपके पास 10 मार्क्स का है। और इसको भी लिखने का क्रम, सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें आप लेसन का नाम, राइटर का नाम बताएंगे और उसके बाद अवतरण। गद्यांश वाले पैराग्राफ में आप अवतरण के अंतर्गत शिक्षा बताएंगे, राइटर ने किन पात्रों के माध्यम से क्या शिक्षा दी है या क्या विशेषता है, किस विषय के ऊपर बात की जा रही है। उसके बाद हम अर्थ या सलात जिसमें गद्यांश का सामान्य अर्थ होगा और उसके बाद व्याख्या का कार्य इसमें नहीं होगा। व्याकरण जो भी आप संधि, समास, धातु रूप, शब्द रूप पढ़ेंगे नहीं है तो उनसे संबंधित यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट कंपल्शन नहीं है, तो इसको स्किप भी किया जा सकता है। चलिए पहला पैराग्राफ देखते हैं। गुरु वृद्ध सिद्धाचार्य नरचयेत द्वौ कालौ उपस्पृशेत मलायनेषु अभीक्षणं पादयोश्च वैमल्यमाद्यात् त्रिपक्षस्य केश श्मश्रुलोम नखान् संहारयेत् साधुवेशः प्रसाधीत केशः मूर्ध श्रोत्र घ्राण पाद तैल नित्यः। ये गद्यांश सेकंड लेसन से लिया गया जिसका नाम है सद्वृतम माने उत्तम आचरण और यह पाठ आचार्य चरक द्वारा रचित है, चरक संहिता से लिया गया है। चलिए देखते हैं। गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्यान अर्चयेत, यहाँ पे आचार्य चरक बता रहे हैं कि गुरुजनों, वृद्धों, सिद्धों और आचार्यों का अर्चयेत सम्मान करना चाहिए। द्वौ कालो उपस्पृशेत और दोनों समय प्रातः व सायं, उपस्पृशेत माने स्नान करना चाहिए। मलायनेषु अभीक्षणं पादयोश्च वैमल्यमाद्यात् और मलायनेषु माने मल त्याग करने वाले अंगों की, अभीक्षणम बार बार और पादयोश्च दोनों पैरों की, वैमल्य माने स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। त्रिपक्षस्य, त्रिपक्षस्य का क्या तात्पर्य है, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं तो इसलिए 15 दिन में 3 बार, त्रिपक्ष माने 15 दिन में 3 बार केश बाल, श्मश्रु कहते हैं दाढ़ी मूछ को, लोम शरीर के अन्य बाल, नखान नाखूनों को
संहारयेत माने काटना चाहिए। साधु वेश हमारी जो वेशभूषा हो, वस्त्र हो, वह कैसे हो, सभ्य और सुंदर हो। प्रसादी केश और जो केश माने बाल, सजे सवरे बाल हो। मूर्ध श्रोत्र, मूर्ध कहते हैं सिर को, श्रोत्र माने कान, घ्राण माने नाक, आद माने पैर, पर तैल नित्यम प्रतिदिन तेल लगाना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ आचार्य चरक ने दैनिक कार्यों पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार एक व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों को सही प्रकार से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेसन नंबर 3 है जिसका नाम है बुद्धिर यस्य बलम तस्य, और यह पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। कहाँ से लिया गया है, पंचतंत्र से लिया गया है। और इसकी कहानी में मुख्य पात्र कौन है, शेर है और खरगोश है। तो इतना आप प्रसंग में आप लिखेंगे। उसके बाद आपने अवतरण में बताना है कि पंडित विष्णु शर्मा ने शेर और खरगोश की कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा दी है, कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास वास्तविक बल है। चलिए अब इसके अर्थ को जानते हैं। अथ इसके बाद, कदाचित जाति क्रमात् कभी जाति के क्रम से, शशकस्य अवसरः खरगोश की बारी, खरगोश का क्रम, समायातः आया, स समस्त मृगई, मृगई माने पशुओं के द्वारा, प्रेरित किया जाता हुआ, अनिच्छन्नपि और बिना इच्छा के, मंदम मंदम गत्वा धीरे धीरे जाकर, तस्य वधोपाय उसके वध का उपाय चिंतन सोचते हुए, वेलातिक्रमम कृत्वा समय को बिताकर, वेला माने टाइम, समय को बिताकर, व्याकुलित हृदय व्याकुल हुए हृदय से, यावद गच्छति जब जाता है, तावन मार्गे गच्छता कूप, तो उसने मार्ग में जाते हुए, कूप माने कुएं को, संदृष्ट देखा, यावत कूपोपरि जब वह कुएं के ऊपर याति माने जाता है, तावत कूप मध्य आत्मनः प्रतिबिंबम ददर्श, तो कुएं के बीच में आत्मन माने अपने, प्रतिबिंब माने परछाई को देखा, दृष्टवाच और देखकर, तेन हृदय चिंतितम उसने हृदय में विचार किया, यत भव्य उपायोस्ति है बहुत अच्छा उपाय है। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अथ तेन सिंहास्य मात्य पदवी दत्ता, कुछ पता चल रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा लेसन है ये, लेसन नंबर 4 है जिसका नाम है नीलवर्ण श्रृंगाल, और यह चैप्टर भी पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है। और कहाँ से लिया है, पंचतंत्र से लिया है। तो इतना आपने प्रसंग में लिखना है। उसके बाद हम अवतरण में शिक्षा बताते हैं कि राइटर ने किन पात्रों के माध्यम से क्या शिक्षा दी है, कि जो अपनों का त्याग कर देता है और दूसरों को अपना बना लेता है तो उसका सब प्रकार से ही विनाश हो जाता है। अथ तेन सिंहास्य अमात्य, अमात्य कहते हैं मंत्री को, पदवी दत्ता, इसके बाद नीले रंग के गीदड़ के द्वारा शेर को अमात्य मंत्री की पदवी दे देगी। अब देखिए शेर जंगल का राजा था, अब जंगल का राजा कौन बन गया, नीले रंग का गीदड़, और उसने शेर को मंत्री बना दिया, मंत्री का पद दे दिया। व्याघ्रस्य और बाघ को शय्या पालकत्व, और शय्या पालक का यानी बिस्तर इत्यादि का ध्यान रखने का कार्य सौंप दिया। वीपी कहते हैं हाथी को, वीपीनस तांबूलाधिकार, वन हाथी को पान बनाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। बकस्य द्वारपालकत्वम, और बगुले को द्वारपाल का कार्य सौंप दिया। ये चात्मीय श्रृगालस्तई, और जो उसके आत्मीय अपने जाति के, श्रृगाल माने गीदड़ थे। सहलाप मात्रमपि ना करोति, उनके साथ तो वह सहलाप माने वार्तालाप बातचीत भी नहीं करता था। श्रृगाला सर्वेप्य अर्धचंद्रम दत्वानी सारी, अपनी जाति के सभी गीदड़ों को
अर्धचंद्रम, अर्धचंद्रम माने गर्दन पकड़कर निस्सारिता बाहर निकाल दिया। एवं तस्य राज क्रियायाम, इस प्रकार राज प्रणाली के चलते रहने पर ते वे सभी शेर आदि पशु जो हैं मृगान व्यापाद्य तत्पुरत, पशुओं को मारकर, व्यापाद्य माने मारकर, तत्पुरता, पुरता माने उसके सामने, प्रक्षिप्यंती फेंक देते थे, रख देते थे। सोपी, वह भी प्रभु धर्मेन, प्रभु धर्मेन माने राजा के धर्म का पालन करते हुए, सर्वेशाम तान विभज्य प्रयच्छति, सब में उस शिकार को, विभज्य माने बांट कर दे देता था। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है ना आप सबको? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ततो दिनेषु गच्छत्सु तत्तीरावस्थिता शूद्रशस्कः गजपादा हतिभिश्चूर्णिताः। कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 5 जिसका नाम है शशकस्य चातुर्यम, खरगोश की चतुराई। और ये लेसन नारायण पंडित के द्वारा रचित है और कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। इतना आपने प्रसंग में लिखना है और उसके बाद अवतरण, वो मुख्य पात्र के रूप में खरगोश ही है। उसके माध्यम से हमें शिक्षा दी है कि जीवन में जब भी विपत्ति आ जाए तो महान व्यक्ति का नाम लेने मात्र से ही वह विपत्ति, वह कष्ट, वह स्थिति दूर हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ततो दिनेषु गच्छत्सु, गच्छत्सु माने बीतने पर, उसके पश्चात कुछ दिनों के बीत जाने पर, तत्तीरा, तीरा कहते हैं किनारे को, उस किनारे पर रहने वाले शूद्र, छोटे छोटे, शशका माने खरगोश, गजपादा हाथियों के पैर के नीचे, आहितिभिश्च चूर्णिता कुचले जाने पर, चूर्णिता चूर चूर हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अनंतरम, इसके पश्चात शिलीमुख नाम शशक, शिलीमुख नाम का खरगोश, चिंतयामास सोचने लगा, अनेन गज यूथेन, इस प्रकार हाथियों के, यूथ कहते हैं झुंड को, हाथियों के झुंड के द्वारा, पिपासा आकुलितेन, प्यास से व्याकुलित हुए, प्रत्यहम प्रतिदिन, अत्र आगंतव्यम, यदि यहाँ आना होगा, ततो विनष्टम अस्मत् कुलम, तो इस प्रकार हमारे कुल का तो नाश ही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अब व्याकरण का पार्ट है, यानी 3rd और 4th यूनिट है और ये भी हमारे पास 20 मार्क्स का काम है। बहुत ध्यान से समझना है आपने ताकि हमारे व्याकरण में कहीं पे भी मार्क्स ना कटें। चलिए देखते हैं। 3 शब्दों के संपूर्ण रूप कहे हैं और एक शब्द रूप पूरा लिखने पे 4 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार ये काम आपके पास 12 नंबर का है। देव, फल, अस्मद, युष्मद और तत् का पुल्लिंग। सबसे पहले आप तत् का पुल्लिंग शब्द रूप याद करना सीखें। इसकी क्या ट्रिक्स हैं? जब आप ये याद कर लेंगे तो उसके बाद आपका देव शब्द रूप, फल शब्द रूप अपने आप ही तैयार हो जाएगा। और इसको कैसे याद करें, इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और अस्मद और युष्मद इन दोनों शब्द रूपों को साथ में याद करें। अगर आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुण संधि को सौधारण परिभाषित करने के लिए कहा गया है। परिभाषा भी लिखनी है और उसे उदाहरण के द्वारा सिद्ध भी करना है। यहाँ पर व्याकरणाचार्य पाणिनि मुनि ने सूत्र बताया है आद गुण। कहने का तात्पर्य जब अ या आ के पश्चात ई लघु या दीर्घ या फिर उ लघु या दीर्घ या फिर री लघु या दीर्घ या फिर लरी स्वर आ जाए तो दोनों स्वर में क्या होता है? गुण संधि होती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इसको बताना है। तो यानी देखिए
पहला नियम इसमें से निकला अ प्लस ई, अ लघु या दीर्घ हो सकती है, ई भी इसी प्रकार लघु या दीर्घ हो सकती है। रिजल्ट क्या निकला? ए। ठीक है, दूसरा नियम बना हमारा अ प्लस उ, यहाँ भी ये अ भी लघु और दीर्घ हो सकता है, उ भी लघु और दीर्घ हो सकता है, जिसका रिजल्ट निकला ओ। ठीक है, अ प्लस री मिलकर बनता है अर, और अ प्लस री मिलकर बनता है अल। तो इस तरीके से आपने परिभाषा लिखनी है और उसके बाद उदाहरण के द्वारा कहा है सिद्ध करने के लिए। बहुत से उदाहरण हैं, जैसे आप गणेश, महेश, सुरेश, धर्मेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र इत्यादि। ठीक है, तो इनका विग्रह कर दीजिए, गण प्लस ईश, महा प्लस ईश। ऐसे आप बहुत से उदाहरण यहाँ जोड़ सकते हैं, जैसे हितोपदेश, परोपकार, सूर्योदय इत्यादि। कैसे इसका विग्रह करेंगे? हित प्लस उपदेश, परोपकार पर प्लस उपकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वृद्धि संधि की परिभाषा व उदाहरण लिखने को कहा है। व्याकरणाचार्य पाणिनि मुनि ने इसके लिए जो सूत्र बनाया है वो है वृद्धि रेची। कहने का तात्पर्य, जब अ या आ के पश्चात ए लघु या दीर्घ हो या फिर ओ लघु या दीर्घ हो, तो दोनों स्वरों में क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। यानी इसका रिजल्ट निकलेगा अ प्लस ए मिलकर बनता है दीर्घ एकार यानी ऐ, अ प्लस ओ मिलकर बनता है दीर्घ ओकार। ठीक है, ये तो आपका नियम हो गया, परिभाषा होगी। और उसके बाद उदाहरण से सिद्ध करने को कहा है, जैसे सदैव, तथैव। विग्रह कीजिए, सदा प्लस एव, तथा प्लस एव। ठीक है, और औ वाला भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे निर्पौज, महौज, नृप प्लस ओज, महा प्लस ओज। ठीक है, तो इस तरीके से आपने परिभाषा भी लिखनी है और उसे उदाहरण के द्वारा सिद्ध भी करना है। देखते हैं छठे प्रश्न में, देखते हैं दो में संधि कीजिए, और अगर आप एक भी शुद्ध लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रति प्लस एकम कौन सी संधि है? यन संधि का उदाहरण है ये, प्रत्येकम। ने प्लस अणम, ये अयादी संधि का उदाहरण है। यहाँ पे संधि के नाम इत्यादि आपको नहीं बताने हैं, सिर्फ आपको आंसर ही लिखने हैं। ने प्लस अनम बनता है नयनम। रमा प्लस ईश, ये गुण संधि का उदाहरण है, रमेश। एक प्लस एक अकैक, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। शब्द रूप, धातु रूप, संधि इत्यादि से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। ठीक है, और उसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना, और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है। और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।